रहा है निम्नलिखित में से किस शक्ति समूह ने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को हराने का शक्ति किसमें था जी। अब उसमें 4 देश का नाम जो है आप लोग याद रखिएगा, वही है प्रेग। साई राम बच्चों, तो तैयार हो जाइए। टर्म 1 क्लास 10वीं विषय इतिहास को लेकर के उपस्थित हुए हैं आप सब। निश्चित रूप से इसको पढ़ने से सफलता हासिल कर सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है इसमें दिया गया है, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है पहला चैप्टर इतिहास का है। जी हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर से हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर को जानने जा रहे हैं। आप लोग पूरे वीडियो को देखिए और इसमें से आप लाभ ले सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। तो वियना की कांग्रेस में जो शामिल नहीं हुआ है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। ब्रिटेन, रूस, प्रशिया, स्विट्जरलैंड। और आपको याद होगा कि वियना की जो कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ, इसमें से कौन सा देश होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डी नंबर, स्विट्जरलैंड। अब अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित हो रहा है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को ठंड लग जाती है, किसने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न कई बार आ चुका है और आने की पूर्ण जैसों की उम्मीदें हैं। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को ठंड लग जाती है, किसने कहा था। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है गैरीबाल्डी, दूसरा है मेजनी, तीसरा है मेटरनिक, चौथा है बिस्मार्क। और याद रखिएगा 30 जो नवंबर है, 30 नवंबर को आपको एसएसटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है सीबीएसई बोर्ड में। इशू को ध्यान में रखते हुए मैं ये आपकी सहूलियत के लिए ये सब वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप इसको पढ़ करके अच्छा लाभ ले सकें। 4 ऑप्शन है गैरीबाल्डी, मेजनी, मेटरनिक, बिस्मार्क। तो अब इसको देखिएगा, इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, देख रहे हैं। इसका सही उत्तर है बेटा मेटरनिक। इसका सही उत्तर हो गया मेटरनिक, सी नंबर का। अब अगला प्रश्न आपके पास मौजूद है, तीसरा नंबर का प्रश्न। किस संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। बताइए, कौन सा ऐसा संधि है जिसमें ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। 4 ऑप्शन आपके पास है। वर्साई की संधि, वियना की संधि, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, लुसाने की संधि। 4 ऑप्शन दिया गया इसमें से, तो चारों में से क्या उत्तर होगा। क्या उत्तर आप बिल्कुल जान रहे हैं तो बताना इसमें से क्या सही उत्तर होगा। 3 का बिल्कुल सही उत्तर है जी कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि। कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि जो है बिल्कुल सही है। ग्रीस के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो मान्यता दी गई थी, बिल्कुल सही है, सी नंबर। अब इसके अगला जो है प्रश्न है 4 नंबर का। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था। यानी जर्मनी के एकीकरण का जो उत्तरदायित्व तो मिला किनके कंधों से ही, किनके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। याद रखिएगा 4 नाम इसमें से है। पहला है बिस्मार्क, दूसरा है काबूर, तीसरा है मेजनी और चौथा है गैरीबाल्डी। चारों में से आपको कौन सा सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। चारों में से पहला जो बिस्मार्क का देन है, ये जर्मनी के एकीकरण में वो सबसे उत्तरदायित्व, यानी जन्मदाता किसको कहा जाएगा, बिस्मार्क को कहा गया है, जर्मनी के एकीकरण का काम करने वाले। अब अगला प्रश्न है 5 नंबर में। यूरोप के पाउडर केग के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है। यूरोप के पाउडर केग के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है, ये प्रश्न आपके पास है। उत्तर जानते होंगे तो बताइए। तो इसमें से यूरोप के पाउडर का केग के रूप में किसको जाना जाता है। 4 है जर्मनी, इटली, बाल्कन्स, तर्क साम्राज्य। तो इसमें से क्या उत्तर होना चाहिए। क्या बच्चों इसका उत्तर जान रहे हैं। हमारे उत्तर देने से पहले यदि उत्तर दे सकते हैं तो कमेंट जरूर करना।
और मैं आपकी सुविधा को लेकर के एसएसटी का शुरुआत किया हूँ। अभी इतिहास से शुरुआत किया हूँ, फिर ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र को भी बहुत जल्द, अगर आप लोगों का प्यार दुलार मिलता रहे तो मैं बहुत जल्द आपके सामने उसको उपस्थित होकर बताने जा रहा हूँ। पहला इसको देख रहे हैं, यूरोप के पाउडर केक के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो जर्मनी है, इटली है, बाल्कन्स और तर्क साम्राज्य। इसमें से क्या उत्तर होगा? सही उत्तर है, इसका देख रहे हैं, इसका सही उत्तर है जर्मनी। अब छठा नंबर का प्रश्न है। छठा नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, जर्मनी में मापने की इकाई एले का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। तो इसमें से मेजरमेंट जो है एले का, इसमें किस में होता है? कपड़ा, धागा, भूमि, ऊंचाई। चार में है। पहला ए में है कपड़ा, बी में है धागा, सी में है भूमि और डी में है ऊंचाई। क्या होगा जी? जर्मनी में मापने की इकाई जो है सो किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आप देखिए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कपड़ा। कपड़ा को मापने के लिए वहाँ जैसे इसका उपयोग किया जाता है। अब अगला देखिए, 7वां नंबर का प्रश्न है, 1834 में पर्सिया में शुरू हुआ जॉलबेरिन का अर्थ क्या है? जॉलबेरिन का जो अर्थ है पर्सिया में शुरू हुआ था, कौन सा इसमें शुरू हुआ था बच्चों लोग? याद होगा इतिहास में 1834 में ही पर्सिया में शुरू हुआ था। कौन सा शुरू हुआ था? जॉलबेरिन। अब ये जॉलबेरिन का जो अर्थ क्या है? ट्रेड यूनियन है, सीमा शुल्क संघ है, श्रमिक संघ है, किसान संघ है। चार में से क्या होगा सही उत्तर? यदि उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट करना। देखो सही उत्तर इसका है बी नंबर। बी नंबर में क्या कहा जा रहा है? बी नंबर का जो उत्तर है यह है सीमा शुल्क के संघ के रूप में ना, यानी सीमा शुल्क संघ जो है इसके रूप में बता दिया गया है। तो 1834 में पर्सिया में शुरू हुआ जॉलबेरिन का अर्थ क्या हो गया? सीमा शुल्क संघ। याद रखिए जहाँ जॉलबेरिन आएगा, जॉलबेरिन का सीधे याद रखिएगा सीमा शुल्क है। कौन सा वर्ष हुआ था उसको भी याद रखिएगा, वर्ष जो है सो 1834 में हुआ था। अब है यंग इटली। इटली के गुप्त समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार इतिहास में इस प्रश्न को आ गया है। यंग इटली, इटली के गुप्त समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें है गैलीवोल्डी है, काबूर है, मेजनी है और विक्टर इमानुएल है। इसमें से आपको नाम बताना है, इसमें से क्या होगा? तो लगता है उत्तर आप लोग जानकारी हैं, इसके लिए इसका उत्तर आपको बिना झिझक के बता सकते हैं। सी नंबर का उत्तर जो है मेजनी। जहां इटली आ गया, इटली का देन मेजनी का है। जहां जर्मनी आ गया बिस्मार्क, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने किया था। इस तरह से इटली के यंग इटली का निर्माण करने का हार किसके ऊपर चला जाता है? मेजनी पर चला जाता है। अब अगला देखते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है, ओटोमन साम्राज्य पर किस सम्राट का शासन था? जी हाँ, ओटोमन साम्राज्य जो है पर किस सम्राट का शासन था? पहला नंबर है तुर्की, दूसरे में रूस, 3 में ब्रिटेन और 4 में है प्रसिया। तो ओटोमन साम्राज्य का जहाँ भी नाम आ जाएगा तो सीधी सीधी याद रखिएगा तुर्की। ओटोमन पर किसका नाम चलेगा? तुर्की का चलेगा। अब इसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फ्रैंकफर्ट विधानसभा का आयोजन किया गया था? जी याद रखिएगा स्थान कौन सा था? फ्रैंकफर्ट विधानसभा का। फ्रैंकफर्ट विधानसभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पहला है सेंट पॉल के चर्च में, दूसरा है सेंट पीटर्स के चर्च में, तीसरा है पर्सिया के महल में और अगला जो आपका दिया गया है वर्साय के महल में दर्पण के हॉल में। ये 4 दिया गया है, एक बार फिर से याद रखिएगा, ये भी थोड़ा याद रखिए। फ्रैंकफर्ट विधानसभा, फ्रैंकफर्ट विधानसभा को याद रखने का शॉर्ट तरीका है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? डी नंबर का देख लिए, वर्साई के महल में दर्पण के हॉल में। याद रखिएगा अगर वर्साई की संधि है ना, उसमें यदि अगर जर्मनी को यदि बेइज्जती नहीं किया गया होता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध भी नहीं होता जी। आप लोग याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध का बीज कहाँ छुपा हुआ था? वर्साई की संधि में। अब अगला है 11 नंबर का प्रश्न है, ओक के पत्तों का ताज किसका प्रतीक है? ओक के पत्तों का ताज जो है किसका प्रतीक है? 4 है।
अब 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है साहस, दूसरा है वीरता, तीसरा है शांति, चौथा है सहिष्णुता। अब इसका सही उत्तर आप लोग क्या जानकारी होगा याद रखिएगा। तो ये सही बिल्कुल उत्तर है, वीरता की प्रतीक है किसका, ओक के पत्ता। जैसे आपको पता होगा तराजू, तो तराजू किसका प्रतीक है जी, शांति का प्रतीक है। इसी प्रकार से ओक का पत्ता किसका प्रतीक हो गया, वीरता का प्रतीक हो गया। अगला नंबर का प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न है ये, ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम का गठन निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा किया गया था। ग्रेट ब्रिटेन की जो यूनाइटेड किंगडम है ये गठन जो हुआ था किस संधि के द्वारा हुआ है, आपको बताना है संधि का नाम और सही बताना है कौन सा संधि होगा। वर्साई की संधि, संघ का अधिनियम, पेरिस की संधि, वियना की संधि, इसमें से क्या होगा। आपको इसका सही उत्तर यदि जान रहे हैं तो कमेंट करना। देखिए सही उत्तर है संघ की संधि, बी नंबर। अब इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न आपके पास उपस्थित है। देखिए 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाज की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। तो ये जो व्याख्या कर रहा है कहाँ कर रहा है, कौन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाज की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। जी हाँ, पहला एक है एक समाज जहाँ हर कोई समान है, एक लोकतांत्रिक समाज, तीसरा है एक आदर्शवादी समाज, चौथा एक व्यापक संविधान वाला समाज। तो अब इसमें से 4 जो है इसमें कौन सा क्वेश्चन है, यूटोपियन समाज की सबसे अच्छा व्याख्या कौन सा करता है। तो इसका सही उत्तर बिल्कुल सी नंबर का है, एक आदर्शवादी समाज जो है बिल्कुल सही है। और अगला 14 नंबर का प्रश्न आपके पास दिखाई देता होगा। अब इसमें से बताइए इसमें से क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग यूरोपियन मध्य वर्ग में शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग यूरोपीय मध्य वर्ग में शामिल नहीं था। पहला ये है पेशेवर, दूसरा व्यवसायी, तीसरा रईस, चौथा उद्योगपति। जी हाँ, इसमें से बताइए कौन सा है। तो इसका सही उत्तर देख रहे हैं सी है, रहस्य। 15 नंबर का प्रश्न जो दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति आपको सभी को याद होगा। 1789 में फ्रांस की राजक्रांति हुई थी, 14 जुलाई को हुआ था, ये सभी को पता होगा। और वहाँ पर कौन सा शासक था, लुई 16वां था। के बाद वोट का अधिकार किसको दिया गया था, यानी फ्रांसीसी राजक्रांति 1789 में हुआ, उसके बाद वोट का अधिकार किसको दिया गया था। 4 ऑप्शन आपके पास है, सही बताना है। 9th क्लास में भी पढ़े होंगे चैप्टर, वही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो पहला चैप्टर 10वां क्लास का है इतिहास में, उसमें सेम टू सेम बातें मिली हुई है। अब इसमें से बताना सही उत्तर क्या होगा। देश की सभी वयस्क आबादी, देश के पुरुष नागरिकों के स्वामित्व वाली सभी संपत्ति, देश के पुरुष और महिलाओं के स्वामित्व वाली सभी संपत्ति, और 4 नंबर का ऑप्शन जो आपका है वो है देश की महिलाओं को छोड़कर सभी वयस्क। अब इसमें से आप लोग को बताना है उत्तर क्या सही होगा। सही उत्तर आप लोग जानना चाह रहे हैं तो देश के पुरुष नागरिकों के स्वामित्व वाली सभी जो है संपत्ति, यानी बी नंबर बिल्कुल सही है, याद रखिएगा बी नंबर इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है जो है 16 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस शक्ति समूह ने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को हराने का शक्ति किसमें था जी। अब उसमें 4 देश का नाम जो है आप लोग याद रखिएगा, वही है प्रेब। तो ये प्रेब के नाम से ही याद होगा, जहाँ प्रेब होगा तो उसमें से क्या क्या आएगा याद रखिएगा। इसमें शॉर्ट तरीका है नेपोलियन को हराने वाला, यानी 1815 ईस्वी में जो हार हुई है नेपोलियन की, उसका ट्रिक्स क्या है याद रखिएगा, प्रेब। तो प्रेब से क्या क्या होता है याद रखिए, पी से पर्सिया, आर से रसिया, है ना, उसके बाद देखो ब्रिटेन, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से यदि यहाँ पर देखिएगा तो PRAB ये जो है ये शॉर्ट तरीका है प्रेब। पी से क्या हो गया बच्चों लोग ध्यान रखिए, पी से हो गया पर्सिया, आर से हो गया रसिया, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, और बी से हो गया ब्रिटेन। जी हाँ, एकदम सही तरीका, इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन को हराने वाले कौन कौन सा देश था, तो उसका तरीका याद रखिएगा, क्या है ट्रिक्स, प्रेब है। अब अगला हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना माना जाता है। सभ्यता का पालना, जी ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एक बार इसको आ चुका है, सभ्यता का पालना।
तो किस देश को सभ्यता का पालना कहा गया है? इसमें से 4 है। पहला इंग्लैंड, दूसरा फ्रांस, तीसरा ग्रीस, चौथा रूस। अब इसमें से सही उत्तर क्या होगा बच्चों लोग? याद रखिएगा, ग्रीस जो है बिल्कुल सही है। सभ्यता का पालना अगर पूछा जाए ट्रिक्स में, क्या याद रखिएगा? ग्रीस। अब आता है 18 नंबर में। 1815 में वियना की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, यानी वियना की संधि का हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1815 ईस्वी। 1815 में किया गया था। इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। रूढ़िवादी शासन को आपस सत्ता में लाया, यूरोप की रूढ़िवादी शक्तियों को नष्ट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया में लोकतंत्र की शुरुआत, चौथा नंबर ऑस्ट्रेलिया में एक नई संसद की स्थापना। बिल्कुल तरोताज प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। रूढ़िवादी शासन को आपस में सत्ता में लाया गया था जी 1815 में। वियना की संधि मतलब रूढ़िवादी शासन को फिर से घुमा के लाना। अगला है 19 नंबर का, स्वच्छतावाद का अर्थ क्या होता है? ये आपको बताना है। स्वच्छतावाद का अर्थ क्या होता है? पहला सांस्कृतिक आंदोलन, दूसरा धार्मिक आंदोलन, तीसरा राजनीतिक आंदोलन, चौथा साहित्यिक आंदोलन। जी हाँ, तो स्वच्छतावाद का उत्तर जो है सो क्या हुआ? बिल्कुल सही हुआ, सांस्कृतिक आंदोलन है स्वच्छतावाद का। संस्कृति से जुड़ा है स्वच्छता, जिसको नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी 1914 से देखिए कार्यक्रम हुआ था। इसके बाद जो है सो स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया। गांधी जी के द्वारा चलाए गए अभियान को ये विशेष रूप से कारगर है। इसलिए आज देश भर में देखोगे स्वच्छता बहुत ज़बरदस्त है। कहीं भी हम लोग बैठते उठते हैं तो डस्टबिन देखने को मिलता है। गंदगी को दूर भगाने का काम हो रहा है। और उसका संबंध हम लोग कहाँ से देखे थे? उसका संबंध आप लोग देखे होंगे सांस्कृतिक आंदोलन से। चलिए अगला 20 नंबर का प्रश्न है। पर्शिया में जक्कर्स के रूप में किस संदर्भित किया गया था? तो पर्शिया में जो है जंकर्स के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? ये प्रश्न आपके पास है। अब इसमें बताना है सैन्य अधिकार, बड़े जमींदार, कारखाने के मालिक, कुलीन रईस। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर सही है, बी में है जी, बड़े जमींदार के रूप में। अब 21 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें से बताना भी आप लोगों को है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के लिए एक रूपक विशेषता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के लिए एक रूपक विशेषता है? इसमें से आपको बताना है। 4 विकल्प यह दिया गया। पहला ओक का ताज, इसके पहले हम लोग तो बात कर ली ओक का ताज किसके लिए था, इसको तो पता ही होगा। लाल टोपी, एक नया चैप्टर, एक नया बातें सुनने को मिल रहा है। जैतून शाखा और तलवार, 4 चीज़ें इसमें हैं। यानी ओक का ताज तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो तो बात हम लोग कहाँ देखे थे, किसके लिए? वीरता के लिए था। तो स्वतंत्रता के लिए एक रूपक विशेषता क्या है? रूपक विशेषता क्या है? उसका उत्तर यदि देखेंगे तो क्या होगा? 21 में बी नंबर है जी, लाल टोपी। याद रखिएगा, ये है स्वतंत्रता के लिए एक विशेष रूपक, है ना। वीरता का प्रतीक किसका है? ओक का ताज है। तो स्वतंत्रता के लिए रूपक क्या हो जाएगा? लाल टोपी। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त इटली का पहला राजा घोषित किया गया था? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त इटली का पहला राजा घोषित किया गया था? इटली का पहला राजा जो है उसको किसको घोषित किया गया था? निकोलियस, किंग जॉर्ज द्वितीय, विल्हेम चतुर्थ, विक्टर इमानुएल का। अब इसमें से 4 जो ऑप्शन है इसमें से क्या उत्तर होगा? 22 का बिल्कुल है 3 नंबर, सी नंबर जो है बिल्कुल सही है। विलियम चतुर्थ जो है उत्तरदायी थे। इटली का पहला राजा, याद रखिएगा, इटली का पहला राजा किसको बोलेंगे? विलियम चतुर्थ। बड़ा चतुर था, चालाक था विलियम चतुर। अगला है 23 नंबर का, एक राष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ, इसको राष्ट्र राज्य कहते हैं। 4 ऑप्शन है। सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त करना, सभी समूह के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, जहां राष्ट्र का अपना प्रतीक और ध्वज है, एक राज्य जिसका एक निकट क्षेत्र है। और डी नंबर में कहता है एक राज्य जहां के एक आदमी में रहते हैं, पहचान की भावना विकसित करते हैं और एक आम इतिहास साझा करते हैं। अब इसमें देख रहे हैं एक राष्ट्र राज्य के जहाँ है, कहाँ है जी? इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल डी नंबर जी, एकदम याद रखिएगा। एक राज्य जहाँ लोग का आम क्षेत्र में रहते हैं, पहचान की भावना विकसित करते हैं और एक आम इतिहास साझा करते हैं। अब इसके आगे है 24 नंबर का प्रश्न। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? जी हाँ,
फ्रांस की राजक्रांति 1789 में हुआ था। 1789 में जो हुआ था उसका रिजल्ट क्या हुआ उसके बताना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ द 1789 वाज, क्या हुआ था? पूर्ण राजशाही का उल्लंघन हुआ, एक नया संविधान बनाना, सम्राट में फ्रांसीसी नागरिकों की संप्रभुता का हस्तांतरण, और चौथा नंबर नेशनल असेंबली का गठन। 4 में क्या होगा जी? राजक्रांति के बाद कौन सा नियमांकित देखने को मिला? तो बिल्कुल 4 नंबर में डी नंबर सही है, नेशनल असेंबली का गठन हो गया था। यानी फ्रांस की राजक्रांति का महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? नेशनल असेंबली का गठन हो गया। अब 25 नंबर में आप देख रहे हैं, गलत प्रक्रिया को पहचानने और चिन्हित करें। नेपोलियन कोड क्या है? चलिए याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नेपोलियन कोड, ये नेपोलियन कोड को अंडरलाइन कर देते हैं, इसको याद रखिएगा। नेपोलियन कोड जो है, तो गलत प्रक्रिया को पहचाने और चिन्हित करें। नेपोलियन कोड का जो गलत है उसको पहचानना है, याद रखिए, सही वाला नहीं पहचानना है। पहले प्रश्नों को ढंग से पढ़ें। बहुत से भैया बहन लोग क्या करते हैं, प्यारे छात्रों क्या करते हैं, प्रश्नों को ढंग से पढ़ते ही नहीं है और टिक लगा लेते हैं। इसलिए क्या कहता है, देखो गलत प्रक्रिया को पहचानना है, सही को नहीं पहचानना है, गलत है। नेपोलियन कोड पर जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया और समानता स्थापित की। फ्रांस में सामंतवाद को नष्ट कर दिया। सेना के लिए तैयार कोड, विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के लिए संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित किया। 4 में क्या होगा? अब इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे तो सी नंबर जो है, सेना के लिए तैयार कोड है, ये बिल्कुल सही है। तो नेपोलियन कोड का जो है सो यहाँ गलत क्या संपर्क लगा दिया, बाकी तो सब सही है, यानी गलत क्या है? सेना के लिए तैयार कोड। अब अगला देखते हैं हम लोग 26 नंबर का प्रश्न। बड़ी संख्या में लोग नेपोलियन की संहिता के विरोधी थे, क्योंकि? तो नेपोलियन का जो संहिता है, वह संहिता के बारे में थोड़ा सा आपको याद रखिएगा। नेपोलियन संहिता क्या क्या है जी, क्यों विरोध किया था? यह सभी के लिए उपयुक्त नहीं था। इसने शासकों के विशेष अधिकारी को नष्ट कर दिया था, विशेष जो अधिकार था उसको नष्ट कर दिया था। क्या होना चाहिए? राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ प्रशासनिक परिवर्तन हाथ नहीं आए गए, और उपयुक्त में कोई नहीं। 4 को कह रहा है। तो नेपोलियन संहिता का विरोध करने का कारण क्या था? इसमें 4 जो उत्तर दिया गया है, 4 विकल्प दिया गया है, उसका सही उत्तर सी है। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ प्रशासनिक परिवर्तन हाथ में नहीं गए। देख रहे हैं, ये सी नंबर का बिल्कुल सही उत्तर है, इसको याद रखिएगा। अब अगला हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर का प्रश्न। समय भी बहुत कम है, तैयारी भी आप लोगों को करना है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत सुख सुविधा दे दूँ, ताकि थोड़ी सी परिश्रम से आप लाभ ज़्यादा उठा सकते हैं। ये इस पार्ट में और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरोप के मध्य वर्ग के लिए उत्तरवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। जी हाँ, रूढ़िवाद का उन्मूलन, उदार और शिक्षित होने का अधिकार, कानून के समक्ष व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता, और चौथा नंबर में प्रतिनिधि सरकार। जी हाँ, यूरोप के मध्य वर्ग के लिए उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? उदारवाद जो है उसका महत्वपूर्ण विशेषता, तो उसका महत्वपूर्ण विशेषता सी नंबर है, कानून के समक्ष व्यक्तिगत और स्वतंत्रता के समानता। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 28 नंबर का। देखिए, फ्रैंकफर्ट संसद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल क्यों रहा, ये आपको बताना है। Why did the Frankfurt Parliament fail to achieve its goal? अब इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है। सदस्यता में महिला को बाहर रखा गया था, किसानों का समर्थन नहीं था, केसर विलियम ने ताज स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और सभा का विरोध किया। 4 में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट संसद में लक्ष्य को जो प्राप्त करने में क्यों विफल रही, इसका सही उत्तर लग रहा है ये सी बिल्कुल सही है। केसर विलियम ने ताज स्वीकार करने से इनकार कर दिया और सभा का विरोध कर दिया। देखो, ना ताज स्वीकार किया और ना सभा में रहने दिया, सबको विरोध कर दिया। 29 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है और राष्ट्रवाद कब बना जी, इसको याद रखिएगा। इतिहास में 19वीं शताब्दी में बना है और एक अंत तक शक्ति के रूप में उभरा था। इसका अर्थ क्या होता है? सीधी सी बात है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन है, अपने देश और उसके इतिहास और
संस्कृति के लिए मजबूती भक्ति है। अन्य राष्ट्रों के लिए प्रशंसा के लिए अपने देश के लिए मजबूत शक्ति। और अगला है अपने देश के लिए मजबूत प्यार और दूसरों के लिए नफरत। दुनिया के सभी देशों के लिए समान रूप से मजबूती भक्ति है। अब इसमें से क्या होगा? इतिहास और संस्कृति के लिए मजबूत भक्ति। तो ये अगर यदि उत्तर देखेंगे तो बिल्कुल सी नंबर का सही उत्तर लग रहा है। राष्ट्रवाद का उत्तर जो है पर क्या आ गया? बस इसमें से सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा, ये है सी नंबर का बिल्कुल सही उत्तर है। अपने देश के लिए मजबूत प्यार और दूसरों के लिए भक्ति। नफरत हो गया, दूसरों के लिए नफरत। 30 नंबर का प्रश्न जो है, अब इसको बताना है। इटोपियन सोसाइटी का एक है, इटोपियन सोसाइटी है। इटोपियन सोसाइटी क्या है जी? 4 ऑप्शन आपका है। इटोपियन सोसाइटी थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, इसको घेरा भी लिख लीजिएगा। इटोपियन सोसाइटी कितना बार आ चुका है इसमें। एक उदार राजशाही के तहत एक समाज, एक ऐसा समाज जिसके कभी अस्तित्व में होने की संभावना नहीं है। और अगला है कुछ चुने हुए अब देखिएगा, हाँ, कुछ चुने हुए बुद्धिमान पुरुषों के नियंत्रण में एक समाज। अब इसमें से आपका देखिए विकल्प दे दिया है, सांसदीय लोकतंत्र के तहत एक समाज। अब क्या सही होगा जी? एक नंबर में कह रहा है पहला और दूसरा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या कह रहा है उसको देख लीजिए, दूसरा और तीसरा। तीसरा नंबर कह रहा है दूसरा खाली, और चौथा कह रहा है कि ओनली 3। अब इसमें से कई उत्तर होगा? बिल्कुल एक नंबर का सही उत्तर है। और सही क्या लग रहा है? 1 और 2 नंबर। 1 और 2 नंबर क्या कह रहा है इसको आप समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि 2 नंबर क्या है। पहला दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन पहला हो गया तो इटोपियन सोसाइटी का पहला हो गया एक उदार राजशाही के तहत एक समाज, और दूसरा हो गया एक ऐसा समाज जिसने कभी अस्तित्व में होने की संभावना नहीं है। उम्मीद है इसको आप याद कर लिए होंगे। अब 31 नंबर का प्रश्न है, अब ये देख लीजिए, जनमत संग्रह शब्द का परिभाषित करने के लिए सही परिभाषा चुनिए। चलिए सबसे पहले अंडरलाइन करते हैं इसको, जनमत संग्रह क्या समझते हैं। जिसके निरंकुश शासक का अर्थ आएगा तो कितने लोगों को याद होगा? वैसे शासन तंत्र जिसके शासन में कोई अंकुश न लगा सके, किसी प्रकार का जिसके शासन में कोई अंकुश नहीं लगा सकता उसको कहते हैं निरंकुश। उसी प्रकार से जनमत संग्रह का अर्थ क्या होता है इसको समझिए। पहला नंबर कह रहा है जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष वोट है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र के केवल महिला सदस्यों को एक प्रस्ताव के रूप में स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। बी नंबर कह रहा है महिला सदस्य को एक प्रस्ताव को स्वीकार, बी नंबर कहा जा रहा है इसमें क्या कहता है, जनमत संग्रह एक प्रस्ताव है को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए मातृसत्तात्मक व्यवस्था की महिला सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष वोट। सी नंबर कहता है जनमत संग्रह एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए किसी विशेष क्षेत्र की कल आबादी में से केवल कुछ चुने हुए लोगों द्वारा प्रत्यक्ष वोट। और डी नंबर कहता है जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष वोट है जिसके द्वारा एक क्षेत्र के सभी नागरिकों को एक प्रस्ताव को स्वीकार करना न करने के लिए कहा जाता है। तो 31 नंबर का यदि देखिएगा तो सही उत्तर कह रहा है बी नंबर। तो जनमत का याद रखिएगा, जनमत क्या है? जनमत संग्रह एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए मातृसत्तात्मक व्यवस्था की महिला सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष वोट। जहाँ महिला सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष वोट होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है समझ सकते हो, जो सामने रह करके वोट दिया जाता है महिलाओं के लिए, वो हो गया जनमत संग्रह। जन माने जनता का, मत माने विचार, जिसमें महिलाओं का प्रधानता रहे, वही हो गया जनमत संग्रह, याद रह जाएगा। 32 में करता है अर्नस्ट रेनन का मानना था कि राष्ट्रों का अस्तित्व एक आवश्यकता है क्योंकि अर्नस्ट रेनर ये भी याद रखिए इतिहास में। अब क्योंकि ये सभी निवासियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ये सभी नागरिक निवासियों के लिए नागरिकता के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, और ये अपने निवासियों और अन्य संस्कारों के लिए संसदीय स्वरूपों को सुनिश्चित करता है। और 4 में ये अपने सभी निवासियों के लिए नौकरी और अच्छे स्वास्थ्य की निश्चितता करता है। अब इसमें से आपको बताना है कि क्या होगा। 32 नंबर का जो है सो बड़ा डी ही सही है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है,
33 नंबर में फ्रांसीसी फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा की थी फ्रांसीसी राष्ट्र का मिशन और भाग्य था। क्या होगा इसके लिए? यूरोप के लोगों को जीतने के लिए, यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त करने के लिए, यूरोप के सभी देशों में पूर्ण राजतंत्र को मजबूत करने के लिए, दुनिया के हर हिस्से में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का प्रचार करना। तो ये क्या था, इसका आपको जानकारी हासिल करना है। प्रश्न है, फ्रांसीसी राजक्रांति ने घोषणा की थी कि फ्रांस राष्ट्र का मिशन और भाग्य था। फ्रांस राष्ट्र का मिशन और राजक्रांति हुआ था, उसका जो कुछ उद्देश्य था, इस उद्देश्य को देख करके हम क्या करेंगे, बी नंबर का बिल्कुल सही उत्तर है। तो बी नंबर का जो उत्तर सही है उसको जानेंगे किस तरह का बी नंबर का होता। बी नंबर का बिल्कुल सही उत्तर है। और आगे हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर का। फ्रांस में 1804 के नागरिकों संहिता को आमतौर पर इस रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, जो फ्रांस में 1804 यानी 1804 में नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। इसका सीधी सी याद रखिए ना जी, नेपोलियन कोड। 1804 नेपोलियन कोड याद रहेगा, 1804 नेपोलियन कोड, 1804 नेपोलियन कोड के रूप में। 35 में है उदार राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। उदार राष्ट्रवाद, ये भी देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। उदार राष्ट्रवाद के रूप में आपको याद रखिएगा, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता है, निरंकुशता और लिपिक के विशेषताओं का संरक्षण। इसके बाद है समाज के केवल पुरुष सदस्यों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। और डी नंबर है केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वतंत्रता। अब क्या उत्तर होगा उदारवाद के लिए? उत्तर याद रखिएगा, सीधी सी उदारवाद जहाँ आ गया, याद रखिएगा निरंकुशता और लिपिक विशेषताओं का संरक्षण। तो उदारवाद का ही उत्तर है क्या, निरंकुशता और लिपिक विशेष अधिकारों का संरक्षण। वैसे निरंकुश और लिपिक विशेषाधिकारों का जहाँ संरक्षण होता है उसी को उदारवाद कहते हैं। अब अगला है, इसमें बी नंबर बिल्कुल सही था, तो बी का उत्तर आप लोग देख लिए हैं, निरंकुशता लिपिक का। अब 36 में देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या होता है उसको याद रखिएगा, सीधी सी ये है, वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार केवल पुरुषों को दिया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, जहाँ ये आएगा सार्वभौमिक का, तो सार्वभौमिक का उत्तर क्या होगा, बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें से एक नंबर बिल्कुल सही है। वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार केवल पुरुषों को दिया गया है। तो वोट देने और निर्वाचित होने का जो अधिकार केवल पुरुष वर्ग का है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्न के हिसाब से उसको याद रखिएगा, उसको कहते हैं सार्वभौमिक। सार्वभौमिक की परिभाषा याद हो जाएगा, वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार केवल पुरुषों को का है, जहाँ पुरुष वर्ग का केवल अधिकार है उसको कहते हैं सार्वभौमिक। अब अगला है 37 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िवाद की विशेषता, रूढ़िवाद की विशेषता को, तो निम्नलिखित में से रूढ़िवाद की विशेषता क्या मान्यता नहीं है, किसमें नहीं है रूढ़िवाद और विशेषता? रूढ़िवादी राज्य और नीति के स्थापित पारंपरिक संस्थानों में विश्वास करते हैं। तो क्या क्या होता है इसमें से जानकारी हासिल कीजिए। अगला है, परंपरावादियों ने परंपरा के महत्व पर जोर दिया, त्वरित परिवर्तन के लिए कर्मिक विकास को प्राथमिकता दी। सी में है, परंपरावादियों ने पूर्व क्रांतिकारी दिनों के समाज में लौटने का प्रस्ताव रखा और राजशाही को मजबूत करने के लिए आधुनिकीकरण के विचारों के खिलाफ। चौथा नंबर है, रूढ़िवादी राजशाही, चर्च और अन्य सामाजिक पदानुक्रम में विश्वास करते हैं। तो क्या होगा उसमें उत्तर आपका देख लीजिएगा, सी नंबर बिल्कुल सही है इसका, बी रोकी गलती सॉरी, इसका सही उत्तर बी होगा जी। तो सही उत्तर जो बी है, अब इसको बी को ही करेक्ट कर लीजिएगा। इसका मतलब जान लीजिएगा क्या है, परंपरावादियों ने परंपरा के महत्व पर जोर दिया और त्वरित परिवर्तनों के लिए कर्मिक विकास को प्राथमिकता दी थी। अब अगला है 38 नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ पर प्रश्न जो आपका देख रहे हैं, ये प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि संधि
ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई थी, खाली जगह पहले दिया है कि संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र का सपना दी गई थी। तो ग्रीस की संधि कब हुआ है जी, बिल्कुल याद रखिए 1814 ईस्वी जो है जहाँ ग्रीस की संधि होगा तो 1814 1814 क्या हो जाएगा, ग्रीस की संधि ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। अब 39 का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के साथ 7 वर्षों में 3 युद्ध समाप्त हुए थे। तो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस के साथ 7 वर्षों में 3 युद्ध समाप्त हुए थे, वो क्या कहलाता है, बिल्कुल याद रखिएगा पर्सिया की जीत। तो पर्सिया की जीत जो है इसको बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा। 3 युद्ध हुआ था 7 वर्ष में पर्सिया की। अब इसमें 40 नंबर का प्रश्न आपका है, 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था। अब इसमें आपको बताना है क्या होगा सही उत्तर। बी नंबर है विक्टर इमैनुएल। 1871 1871 में किसका हो गया, विक्टर इमैनुएल का। अब अगला प्रश्न आपके पास है, 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन था। संयुक्त इटली जो है ना उसका राजा कौन था, 4 गो है, गियुसेप गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुएल, काउंट केवोर और गियुसेप मेज़नी। 4 में से क्या होगा, बी नंबर बिल्कुल सही है, विक्टर डी नंबर ना, डी नंबर बिल्कुल सही है, गियुसेप मेज़नी। 1861 यानी 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन था, याद रखना इसमें से इटली का राजा जो था वो गियुसेप मेज़नी ही था। अब इसके बाद का प्रश्न आपका पास है, ब्रिटेन में एक राष्ट्र राज्य के निर्माण में किस बात की मदद की गई थी। ब्रिटेन में एक राष्ट्र राज्य का गठन अचानक हुई उथल पुथल का परिणाम था। इसके बाद अगला है 1688 में ब्रिटेन में राजशाही ने अंग्रेजी सांसद को सत्ता हथिया लिया था। इसके बाद सी नंबर है, संसद ने एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम में राजशाही की सनत छीन ली थी, जिसे धीरे धीरे एक राष्ट्र का राज्य उदय हुआ था। अगला बात है, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य राष्ट्र का गठन किया गया था। तो अब इसका बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर है इसका। क्या बी नंबर सही है, 1688 यानी 1688 में ब्रिटेन में राजशाही ने अंग्रेजी संसद की सत्ता को हथिया ली थी। अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं, बहुत ही कम समय और आपका बचा हुआ है क्वेश्चन को लेकर के, थोड़ा धैर्य रखिए और पूरा देखते रहिए। ओक के पत्तों का ताज पहनने वाले जर्मन राष्ट्र का रूपक था। आपको पहले जानेंगे ओक के पत्तों का प्रतीक किसका प्रतीक है जी, आप लोग देखे होंगे वीरता का प्रतीक है। तो ओक के पत्तों का ताज पहनने वाला सम्राट राष्ट्र के रूपक कौन था, इसका बिल्कुल याद रखिएगा, सी है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया जो है, ब्रिटानिया ओक के पत्तों का ताज पहनने वाले राष्ट्र जर्मन राष्ट्र का रूपक कौन था, ब्रिटानिया है। 44 नंबर का प्रश्न है, बाल्कन का क्षेत्र एक बड़ा भाग किसके नियंत्रण में था। ये बाल्कन का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल डी नंबर है, हैप्सबर्ग शासकों के द्वारा था। और उम्मीद है आप सबों को अच्छा लगा होगा, तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके समक्ष में बहुत जल्दी उपस्थित होकर के और बातें आपको बताते रहूं, दूसरा विषय भी लेते रहूं, ताकि आप इसका लाभ ले सकें।